Good evening, everyone. Oh, sorry. Good afternoon, everyone. I hope my voice is loud and clear, and hope you all are doing good. Okay, so any question or any doubt before we start? Good afternoon, Praveen. Okay, so let's start the session. काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, और अभी मैं आपको बताऊं तो ये अभी तक जो भी स्ट्रेटेजीज हमने पढ़ी है उन सब के अंदर में सबसे फेवरेट है मेरी। एंड एज आई टोल्ड यू कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर में अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है तो हमें कोई भी लॉस नहीं है, और अगर काम करती है तो फिर हमें यहाँ पे ट्रिमेंडस प्रॉफिट है। मतलब आपका कैपिटल 1.5x 2x भी हो सकता है इस स्ट्रेटजी से। बहुत ही रेयर केस में जब आप इसका मिसयूज करेंगे तभी आपको लॉस होने के चांसेस है। अगर आप इसका मिसयूज नहीं करते हैं, क्वालिटी के स्टॉक्स के अंदर में इंप्लीमेंट करते हैं फिल्टर किए हुए स्टॉक में, तो फिर आपको लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिलेंगी इस स्ट्रेटेजी में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आईवी का लेवल चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे हाई हो या वेरी हाई, कहीं पे भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन्हीं की वजह से ये फेवरेट स्ट्रेटेजी है। और ये जैसे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ उनके बाद में उनकी भी ये फेवरेट बन जाती है, स्पेशली उन लोगों की जो चार्ट को ज्यादा टाइम देते हैं, जो चार्ट रीडिंग ज्यादा करते हैं, एक एक कैंडल को देखते हैं, कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, उन लोगों के लिए और भी अच्छी है। स्ट्रेटेजी का नाम है BFF, दैट मीन्स ब्रेकआउट फॉर फ्री। कंडीशन ये है, स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब ये बुलिश स्ट्रेटेजी है, ये बेयरिश बिल्कुल भी नहीं है। और ये हम तब इंप्लीमेंट करेंगे जैसे कि नाम पे लिखा हुआ ब्रेकआउट। किसी भी स्टॉक के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में उसमें एक ब्रेकआउट आने वाला। अब दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो ब्रेकआउट आने वाला हो या फिर ब्रेकआउट चाहे ना आए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट आपसे ऑपोजिट आ जाए। मतलब आप सोच रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आ जाए। स्ट्रॉन्ग डाउन मूव तो तभी आएगी जब आप इसका मिसयूज करें। अदरवाइज दो ही केस होते हैं, या तो ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो नो लॉस नो प्रॉफिट, और अगर ब्रेकआउट आ गया तो उसमें आपको फिर ट्रिमेंडस प्रॉफिट है। आईवी की कंडीशन जो है वो है इंटरमीडिएट, हाई या फिर वेरी हाई। मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है।
लो और वेरी लो में इसे यूज नहीं करेंगे। लो और वेरी लो के लिए आपको पता है ब्रेकआउट आने वाला हो तो लो और वेरी लो के अंदर में तो सिंपली आप नेकेड ही कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, क्योंकि वही वहां पे बहुत चीप आ जाएगा। हमारे पास में देखिए हर एक टाइप के मार्केट के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी है। अगर लो या वेरी लो मार्केट है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है लो या वेरी लो, तो उस केस के अंदर में स्टॉक साइडवेज है, हमें लग रहा ब्रेकआउट आने वाला, तो नेकेड कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं जो कि काफी चीप आता है। कल हम वही तो बात कर रहे थे। अगर आपको लग रहा है किधर भी आ सकता है ब्रेकआउट, तो लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट दोनों कर सकते हैं। अपसाइड में लग रहा तो लॉन्ग कॉल कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी भी वजह से इस मंथ आपने नेकेड लॉन्ग कॉल किया, ब्रेकआउट भी नहीं आया और धीरे धीरे वोलेटिलिटी भी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इंटरमीडिएट में आ गई, तो नेक्स्ट मंथ आप लॉन्ग कॉल करेंगे तो वहां पे आपको प्रीमियम एक्सपेंसिव लगेगा। तो नेक्स्ट मंथ आप उसे बीएफएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट फॉर फ्री में। ताकि क्या होगा, आपको वोलेटिलिटी की कंडीशन भी मिल गई और इस स्ट्रेटेजी में अगर इस बार फिर से साइडवेज हो गया तो इस बार आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं इस स्ट्रेटेजी में? रिस्क जो है अनलिमिटेड है एंड रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड है। मतलब दोनों के दोनों ही अनलिमिटेड हैं, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही। ब्रेक इवन प्राइस जो है वो होगी स्ट्राइक प्राइस प्लस या फिर माइनस प्रीमियम। डेल्टा, नेट डेल्टा शुड बी पॉजिटिव। थीटा नेग्लिजिबल। वेगा नेग्लिजिबल। अब थीटा और वेगा नेग्लिजिबल क्यों है? बिकॉज देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसे स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन होगा ना जहां पे लॉन्ग भी आ जाए और शॉर्ट भी आ जाए, तो प्लस से माइनस वहां पे अपने आप ही क्रॉस हो जाना। तो उस वजह से अपने आप ही नेग्लिजिबल आ जाएगा। अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो जैसे स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है। अब काम में कैसे आते हैं, देखिए ब्रेकआउट ढूंढने के अलग अलग तरीके हैं। एक मैं कॉमन नॉर्मल सिचुएशन बना रहा हूँ चार्ट पे कि ब्रेकआउट बेसिकली किस टाइप के आप लोगों को देखने हैं। लेट्स सपोज कोई एक सप्लाई जोन है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। सब लोग ध्यान से देखें इस स्ट्रेटेजी को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है ये स्ट्रेटेजी। मल्टीपल टाइम टेस्टेड सप्लाई जोन है, जिसे हम बोलते हैं ना कि कंसोलिडेशन चल रहा है, उस कंसोलिडेशन के ऊपर में प्राइस जा नहीं रही है। अगर मैं कोई पिक्चर बनाऊं तो ये मूव थी, इसके बाद में वापस जाने की कोशिश नहीं जा पाई, फिर से वापस जाने की कोशिश नहीं जा पाई। कुछ टाइम पहले टीसीएस में हो रहा था, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हो रहा था, मतलब हर एक स्टॉक में इस कंसोलिडेशन को ब्रीच करने की कोशिश करना और फिर फाइनली वहीं की वहीं डाउन आ जाना। फिर फाइनली एक ब्रेकआउट आता है, ये जब सारा कंसोलिडेशन बार बार टेस्टेड हो जाता है तो, और उस ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटीज और भी स्ट्रांग होती है कि ये कंसोलिडेशन अगर किसी न किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के बाद है तो, मतलब अगर मंथली के डिमांड के बाद में ऐसा कंसोलिडेशन है तो फिर उसमें ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटीज और भी ज्यादा होंगी। अब इस टाइप के ट्रेड के अंदर में हम बेसिकली कहाँ पे एंटर होते हैं? हम ऐसा तो है नहीं कि ये ब्रेकआउट आ गया आने के बाद में हम यहाँ पे एंटर हों। यहाँ पे तो टीवी वाले बोलते हैं ना जोर जोर से कि स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, इसको इमीडिएटली बाई करना चाहिए। हम यहाँ पे कभी भी बाई नहीं करते, हम तो यहाँ पे ही कोई लोअर डिमांड जोन हो कि हाँ अब इसका सपोर्ट लेके इस बार तो ब्रेकआउट आ ही जाना चाहिए, हो सकता है ना आए
वापस से यहां से वापस से डाउन आ जाए और फिर आए, ये भी पॉसिबल है। बट हम बेसिकली कोई ना कोई डिमांड जोन पे ही बाई करते हैं ब्रेकआउट के लिए। तो ये है एक टेस्टेड सप्लाई जोन। इसके डाउन साइड के अंदर में कोई एक डिमांड जोन हो, ये डिमांड जोन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का भी हो सकता है और सेम टाइम फ्रेम का भी हो सकता है। आईटीएफ डिमांड जोन या फिर ईटीएफ डिमांड जोन, दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। अगर डेली पे पूरी पिक्चर देख रहे हैं तो डेली का भी हो सकता है, वीकली का टेस्टेड सप्लाई जोन है तो भी डेली के ऊपर में हो सकता है। अब एक कंडीशन में ध्यान में रखनी, मतलब ये स्टेप तो आपको कॉमन बेसिकली हर जगह ही मिल जाएगी। इस स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको इसके फेवर में लेना है और अनलिमिटेड लॉस वाले कैरेक्टरिस्टिक से बचना है, तो उसके लिए एक डाउन साइड के अंदर में क्वालिटी का डिमांड जोन होना चाहिए, जो मतलब स्टॉक को होल्ड कर सके। ये क्वालिटी का डिमांड जोन अगर डेली पे सब कुछ देख रहे हैं तो चाहे वीकली का हो, चाहे मंथली का हो, या फिर डेली का ही बॉटम क्यों ना हो, डेली का ही स्ट्रॉन्ग बॉटम क्यों ना हो। एक बार के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं मंथली डिमांड जोन। मतलब मंथली तो नॉर्मली भी काम कर जाता है, अगर आप मंथली की जगह वीकली या डेली पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो क्वालिटी के हो, और डेली वाला तो क्वालिटी के साथ साथ में एटलीस्ट कोई बॉटम का हो, मतलब उस प्राइस को होल्ड कर ले। अब बेसिकली क्या हुआ, ये टेस्टेड भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। अभी जो मैंने लाइन से यहाँ पे बनाया था लाइन चार्ट के थ्रू, वही स्ट्रक्चर वापस से बनाते हैं। ये टेस्टेड सप्लाई जोन, प्राइस वापस से आना, वापस से टेस्टेड सप्लाई जोन, वापस से जाना, मतलब ये बार बार टेस्टेड हो रहा है, इसको ब्रीच करने की प्राइस कोशिश कर रही है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का कोई भी डिमांड जोन या फिर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का कोई भी डिमांड जोन, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस कभी भी इसके डाउन साइड में नहीं होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा मंथली डिमांड जोन। ट्रेड कैसे लेनी है कि आपका जो क्वालिटी का डिमांड जोन है ना, उस क्वालिटी के डिमांड जोन के ऊपर में आप लोगों को दो पुट ऑप्शन सेल करने हैं। सेल टू पुट ऑप्शन, ये मान के चलते हैं हम एक बार एग्जांपल के लिए @10 रुपीज पे है। अब 10 रुपीज पे आपने सेल की है, दो लोट है, तो 10 में 2 हो गया, दैट इज 20। आपको टोटल कंबाइंड प्रीमियम मिला है 20 रुपीज। अब जो ये 20 रुपीज प्रीमियम मिला है ना, जो क्रेडिट मिला है, इस क्रेडिट को यूज करते हुए आपको एक कॉल ऑप्शन बाई करना है। ये कॉल ऑप्शन जो है इसका प्रीमियम 20 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19-20 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मतलब 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, इतना चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 का 25 या फिर 30 कर दें आप। अगर कंबाइन प्रीमियम 10 × 2 20 मिला है, तो ये यहाँ पे 20 के अराउंड ही होना चाहिए कोई भी कॉल ऑप्शन। अब वो स्ट्राइक प्राइस हो सकता है आपको यहाँ की भी मिल जाए 20 वाली, हो सकता है यहाँ की भी मिल जाए, वो आपको इस 20 के अकॉर्डिंगली लेनी है। अगर 20 वाली यहाँ की मिल रही है तो यहाँ की पिक कर लें, यहाँ की है तो यहाँ की पिक कर लें, और अगर सप्लाई जोन से ऊपर की है तो ऊपर की पिक कर लें आप। एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई भी ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी ब्रेकआउट आने वाला है। यस, डाबर एंड कॉनकोर दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं हम। पहले डाबर को चेक कर लेते हैं, फिर हम कॉनकोर को चेक कर लेते हैं। ओके, फिर हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को भी चेक कर लेंगे। आशुतोष, प्लीज चेंज योर चैट सेटिंग।
ये है डाबर। यस, टेस्टेड सप्लाई जोन टाइप से स्ट्रक्चर में चल रही है प्राइस। वीकली के बार, वीकली पे भी काफी बार टेस्टेड हो चुका है प्राइस, मंथली भी ऑलमोस्ट खत्म है। अब सबसे पहले ये देखिए स्टॉक में एंट्री कहां ले सकते हैं। एंट्री लेने के लिए हमें डिमांड जोन चाहिए जो कि यहां के आसपास है। तो ये मान लेते हैं एंट्री पॉइंट 503। अब एंट्री पॉइंट मान लिया तो हमें एक ऐसा पॉइंट भी चाहिए जो इस प्राइस को इन केस अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो फिर उसे होल्ड कर सके। तो इसी के जस्ट नीचे एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो प्राइस को होल्ड कर लेगा, बट यहां पे कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं दिख रहा, बिकॉज मंथली का जो डिमांड जोन है स्लाइटली टेस्टेड भी है और थोड़ा डाउन भी लग रहा है। ईएमए भी डाउन है, मंथली वाला यहाँ के अराउंड है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ का सपोर्ट मान लेते हैं एक बार के लिए। फिर हम इसी में कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि एंट्री यहां ना लेके हम प्लान करें एंट्री यहां। देखिए बेसिकली दो स्टेप होती है, एक अग्रेसिव एक कंजर्वेटिव। अग्रेसिव स्टेप क्या है कि आप यहां पे एंट्री प्लान करें इसमें और ये स्टॉप लॉस माने, ये हो गई अग्रेसिव स्टेप। कंजर्वेटिव कौन सी है कि ब्रेकआउट के लिए आप एंट्री प्लान करें थोड़ा सा लोअर लेवल पे, कुछ यहां पे, और स्टॉप लॉस आप यहां का मान लें, इस वाले एरिया को कंसिडर कर लें, आई मीन इसी के जस्ट नीचे। तो मतलब लोअर लेवल का एंट्री पॉइंट यहां के अराउंड हम मान सकते हैं 490 और साथ में 465 के अराउंड। तो दोनों तरीके से हम प्लान करके देख लेते हैं। उसके लिए हम बाकी पहले रिमेनिंग इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कर लेते हैं। सेल टू पुट ऑप्शन एट 20, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय वन कॉल ऑप्शन एट द रेट 20। मतलब टोटल लेग होगी 3, दो पुट ऑप्शन सेल होंगे, एक कॉल ऑप्शन बाई होगा। ये भी आउट द मनी होगी, ये भी आउट द मनी होगी। वर्ड फाइल को भी कंप्लीट कर देते हैं हम। आउटलुक, आउटलुक होगा हमारा यहाँ पे बुलिश। दैट मीन्स द स्टॉक इज लाइकली टू ब्रेक द सप्लाई जोन which is tested multiple time and potentially offer a good move towards the next supply zone या फिर और ऑल टाइम हाई। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ऑल टाइम हाई के स्टॉक में ही आप काम में लेंगे कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे कौन सा जाने वाला, क्योंकि ब्रेकआउट तो लोअर लेवल पे भी हो सकता है ना, तो हम वहां तक भी तो ब्रेकआउट मान सकते हैं जहां तक कि नेक्स्ट क्वालिटी का सप्लाई जोन हो। ट्रेड एक्शन क्या होगा, सेल एंड आउट द मनी टू पुट ऑप्शन, बाई एंड आउट द मनी वन कॉल ऑप्शन। स्ट्राइक सिलेक्शन, सेल
to put option at or below of the demand zone, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मेक श्योर इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। मतलब जो हाई क्वालिटी का मे बी मंथली और वीकली डेली है तो फिर और भी ज्यादा हाई क्वालिटी। हायर टाइम फ्रेम लिख देता हूं ताकि आपको ये पिक्चर हमेशा माइंड में रहे कि ये क्वालिटी का ही लेना। हायर टाइम फ्रेम का कोई डिमांड जोन, वहां पे एट द मनी उसके आसपास की दो पुट ऑप्शन आपको सेल करनी है। उन पुट ऑप्शन से यूजिंग द क्रेडिट रिसीव्ड बाय एन आउट द मनी कॉल ऑप्शन। और ये कहां पे होगी? एट और अबव ऑफ सप्लाई जोन। ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। मतलब इस क्रेडिट से जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहां का एक कॉल ऑप्शन बाई करना। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि स्टॉक यहां से इसको हिट करे, ब्रेकआउट है। इन केस अगर ब्रेकआउट नहीं आया और स्टॉक यहीं रह गया, कोई भी लॉस नहीं है, बिकॉज उस केस में ये भी आउट द मनी जीरो, ये भी आउट द मनी जीरो। 20 रुपीज मिल रहे थे, 20 रुपीज चले गए, कोई भी लॉस नहीं है। अगर स्टॉक यहां आ गया डाउन तो भी दोनों की दोनों एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ये भी जीरो, ये भी जीरो, कोई भी लॉस नहीं है। मतलब अच्छी बात यह है कि इस रेंज में कहीं पे भी स्टॉक रहता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट है आपको। और ये चीज आपको, अब आप सोचें कि ब्रेकआउट के केस के अंदर में तो हम नेकेड कॉल ऑप्शन बाई कर ले, वो और भी अच्छा रहे। तो नेकेड कॉल ऑप्शन अगर साइडवेज रह गया तो जीरो हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि फ्यूचर बाई कर लें, तो फ्यूचर में यही रिस्क, अगर स्टॉक यहां से लेके यहां पे भी आ गया, मतलब 390 से अगर 370 भी आके क्लोज होगा तो 20 रुपीज का लॉस है। इस स्ट्रेटेजी में कोई भी लॉस नहीं है। तो इससे बेस्ट सेटअप नहीं मिल सकता आपको। इसीलिए इसे ब्रेकआउट फॉर फ्री बोलते हैं, जो कि ट्रिमेंडस रिवॉर्ड देती है। बाई चांस इस मंथ ब्रेकआउट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट है। नेक्स्ट मंथ वापस से आप एंट्री लेना। अभी भी कोई पैरामीटर्स चेंज थोड़ी ना हुए। अगर वोलेटिलिटी बढ़ भी गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप हाई, वेरी हाई, इंटरमीडिएट, तीनों में से कहीं पे भी है तो भी आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए डाबर की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। 503 पे एंट्री है और हम मान लेते हैं ये वाला स्टॉप लॉस 476। अभी इतना ज्यादा लिक्विड है नहीं डाबर, एनीवेज फिर भी ट्राई करते हैं। 470 इसके अंदर में आपको प्रीमियम मिला 4.84। लोट साइज होंगी दो लोट हमने डाबर के सेल कर दिए हैं। कंबाइन प्रीमियम हुआ 4.84 इंटू में 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 प्रीमियम किस कॉल ऑप्शन का रहा? इधर की साइड में यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिक्विड नहीं दिखा रहे हैं। अभी एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आपको कोई कॉल ऑप्शन लिक्विड नहीं दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं डाबर जैसा स्टॉक का लिक्विड होना चाहिए, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी टेक्निकल
कोई भी प्रॉब्लम की वजह से मे बी प्रॉपरली शो नहीं हो रहा हो, तो एक बार हम यहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं। डाबर पुट ऑप्शन 470। यस, देखिए बिड आस्क का स्प्रेड आ रहा है, उसी वजह से वहां पे प्रॉपरली नहीं दिखा रहा। 460 नो, प्रॉपरली अभी भी लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डाबर के लिए। तो एक बार हम एक काम करते हैं, डाबर को होल्ड ही कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं कॉनकोर पे, फिर कॉनकोर के बाद में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। हाइज बनने लग गए। अच्छी बात यह है कि कॉनकोर अभी जहां से रिएक्ट कर रहा है वो एक अच्छा डिमांड जोन है। उसके बाद में लगभग ऑलमोस्ट सारे डिमांड जोन भी रेस्पेक्ट हो रहे हैं। वीकली का भी बॉटम है एज वेल एज मंथली का भी डिमांड जोन है। तो मंथली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, वीकली भी ठीक है, डेली पे भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, और वाकई में प्राइस को रोकने के लिए भी कुछ नहीं है। तो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली ही कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। ये है करंट मार्केट प्राइस 390। अगर यहां पे एंट्री ले तो क्वालिटी का डिमांड जोन किसको माने? क्वालिटी का डिमांड जोन हम मान लेते हैं इस वाले दिल्ली के बॉटम को, जहां से अभी ये हायर हाइज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 370। और भी डाउन जाना है तो बॉटम पे जाते हुए आप यहां पे जा सकते हैं 360 के अराउंड। दोनों ऑप्शन है, 390 और 370 से भी करके दिखा देता हूं, 390 और 360 से भी करके बता देता हूं। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो भी समझ में आ जाएंगे। एक बार इसको प्लान कर लेते हैं। 370, 370 का हमारे पास में जो पुट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 10.19। तो 370 वाले को हम सेल करते हैं 10.19 इनटू में 2, बिकॉज 2 लोड करने हैं। ये तो हो गया कॉनकोर, जिसके अंदर में हमने डिसाइड कर लिया कि 2 पुट ऑप्शन हमने 370 के सेल कर दिए। 360 वाली का प्रीमियम है 7.65। कहने का मतलब ये है कि अगर 370 पिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम कोई भी एक ऐसा ऑप्शन पिक कर सकते हैं जो कि हमें इसका डबल मतलब 20 रुपीज के अराउंड मिल रहा है। 20 रुपीज के अराउंड कौन सा मिल रहा है? 390। तो 370 के साथ में तो मैच होगा 390। और अगर हम ये चाहें कि हमें थोड़ा सा और सेफ होना है और कंजर्वेटिव होना है, क्योंकि प्राइस अगर 370 से डाउन जाने लगी तो ये हमारा इन द मनी होने लग जाएगा, और अगर इन द मनी होने लगा तो फिर वहां पे हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। तो उस केस के अंदर में आप 360 ले सकते हैं। 360 का प्रीमियम है 7.65। 7.65 इंटू में 2, अप्रोक्सीमेटली 15 रुपीज। अब 15 प्लस के अराउंड प्रीमियम किसका है? 400 वाली का 14 रुपीज। तो 360 के साथ में तो कॉम्बो बनेगा 400 का, और 370 के साथ में कॉम्बो बनेगा 390 का। बेनिफिट क्या है 370 और 390 वाले में, या फिर 360 400 वाले में, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले एक बार लेते हैं 370 एंड 390। 370 के 2 पुट ऑप्शन सेल, 390 का एक कॉल ऑप्शन बाई, एंड डन। अगर स्टॉक यहीं की यहीं रह गया कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। नो लॉस नो प्रॉफिट, टोटल ओवरऑल जीरो। अच्छी बात क्या है कि जैसे ही 390 के ऊपर जाने लगेगा, इस स्ट्रेटेजी में देखिए रिवॉर्ड कैसे मिलता है। जैसे ही अगर 300 से ऊपर जाने लगेगा, मतलब ये अगर बुलिश ही रहा, तो 390 के ऊपर तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर इसके अंदर में चार्ट पे आते हैं, ये रहा 370,
स्टॉक यहीं की यहीं रेंज बाउंड रहा, दोनों की दोनों जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट। 370 पुट ऑप्शन टू लॉट बाय 390 कॉल ऑप्शन 1 लॉट एट द रेट 18 10.19 इंटू में 2, दैट इज डायरेक्टली मैं लिख देता हूं या फिर नो प्रॉब्लम 20.38। हमें टोटल प्रीमियम मिला है 20.38 और हमने क्या किया है, उस प्रीमियम को, उस क्रेडिट को यूज करते हुए एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। मतलब अभी भी हमें कुछ क्रेडिट तो बच ही गया। अगर साइडवेज रहा एज इट इज तो भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज तो हमें बच जाएंगे। हमारा कोई भी पर्पस नहीं था बचाने का, बट वो अपने आप ही बाई चांस बच रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है किसी किसी के अंदर में ये यहाँ पे 21 में आ रहा हो, तो मतलब इतना डिफरेंस चलेगा, कोई इशू नहीं है। ब्रेकआउट फेल, दोनों के दोनों आउट द मनी है, दोनों के दोनों जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर स्टॉक के अंदर में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने का मतलब है 390 का इन द मनी होना, 390 का इन द मनी होने का मतलब इसमें प्रॉफिट। और हम ये मान के चले कि स्टॉक में सिर्फ यहां तक का ही ब्रेकआउट आया। अगर यहां तक का भी ब्रेकआउट आता ना 413 का, तो मतलब 390 से 413, 23 तो इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, और टाइम वैल्यू पोर्शन है वो अलग है। मतलब ये यहाँ पे ब्रेकआउट आने पे हो सकता है 18 रुपीज वाली 38 भी हो जाए। अगर ये 38 होती है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 38 तो ये, और ये फाइनली वैसे ही जीरो हो जानी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा आउट द मनी हो चुकी। 38 इंटू में 28, दैट इज 58 रुपीज का कंबाइन आपको प्रॉफिट हो जाना। ये तो आपको ओवरऑल मिल ही गए ना। पहले प्रॉब्लम क्या थी, ये तो आपको एनी हाउ मिल ही रहते साइडवेज रहने पे या ब्रेकआउट रहने पे। अगर साइडवेज रह रहा था तो ये लॉस आपका जा रहा था, 390 का कॉल ऑप्शन जीरो हो रहा था, उसमें लॉस हो रहा था। तो ये प्रीमियम जाने की वजह से इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अगर ये प्रीमियम जाए नहीं तो ये भी रह गया और इसका भी बेनिफिट मिल गया, तो डबल प्रॉफिट हो गया ना। इस कॉल ऑप्शन में जो लॉन्ग है उसमें भी बेनिफिट, और जो पुट ऑप्शन हमने सेल कर रखा वो भी जीरो हो गया, उसमें भी बेनिफिट। और ब्रेकआउट कुछ आ गया इस टाइप से, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना आपको रिवॉर्ड मिलने वाला। ऑब्वियसली ये तो 20 का 20 ही मिलेगा, बट ये 18 की कॉल मैंने देखा, ये 18 की कॉल 60 70 80 इतना भी बिल्कुल इसमें नॉर्मल है। 60 70 80 यहां तक भी बिल्कुल नॉर्मल है, इजीली पहुंच जाती है। 449 के ऊपर में तो वैसे ही देखिए टाइम वैल्यू पोर्शन ही पहुंचा देगा इसको यहां तक, तो 60 रुपीज तक तो, सॉरी इंट्रेंसिक वैल्यू पोर्शन, और टाइम वैल्यू पोर्शन है वो अलग है। तो 80 100 तक भी आराम से चली जाती है। 15 रुपीज की कॉल मैंने देखी 120 130 जाते हुए। अब सेकेंड ऑप्शन है क्या है कि आप यहां पे 360 का बाई करें। सेल 360 पुट ऑप्शन टू लोड्स एट द रेट 7.65 के अराउंड प्रीमियम है, 7.65 इंटू में 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15.30। अब 15.30 के अकॉर्डिंगली हमें एक 14 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा था, वो मिल रहा था 400 की कॉल ऑप्शन में। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो हटा देते हैं, 400 की सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 360 का सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लोड साइज कर देते हैं 2।
एंड डन। अब एक स्ट्रेटेजी हो गई ये वाली, ये है 400 के अराउंड। यहां पे लिख देते हैं बाई 400 कॉल ऑप्शन एट द रेट 14 वन लॉट। पहले अगर बात करें 390 और 370 वाले कॉम्बो की, तो देखिए इसमें सिर्फ यही रेंज का बेनिफिट आपको मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर बिलो 370 आई तो फिर पुट ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा, उसमें लॉस होगा क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा नेरो है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा है, 20 तो यहां मिल गए और 18 यहां पे मिल गए, और ये अगर ब्रेकआउट आए तो ये जल्दी इन द मनी होगी 390 वाली एज कंपेयर टू 400, तो इसमें और भी अच्छा बेनिफिट होगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस रेंज को और नेरो करते हुए हम यहां तक ले आए। रेंज ऑलवेज डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी, हमारी मर्जी से नहीं कि हम ये सोचें कि और भी नेरो कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा बेनिफिट हो जाए। अगर हमें रूल अलाउड कर रहे हैं 390 370 ये ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल किसी को कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी है तो 400 360 वाला कॉम्बो भी ले सकते हैं, क्योंकि आप और भी ज्यादा रिस्क फ्री हो जाएंगे। फिर इस टोटल रेंज में कहीं पे भी रेंज बाउंड है तो भी कंबाइन प्रीमियम जीरो, और आपको कोई भी लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। और ब्रेकआउट आया तो 400 वाली को भी टाइम थोड़ी ना लगेगा इन द मनी होने पे, क्योंकि सिर्फ 10 रुपीज ही तो अप है यहाँ पे। इस स्ट्रेटेजी में बिल्कुल भी कभी ये सोचना ही नहीं है कि कॉल ऑप्शन जो आप बाई कर रहे हैं वो एट द मनी ही बाई करें, वो आउट द मनी ही होगा। आपको अगर बाई चांस मिल गया, जैसे यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट ही मिल गया कि 18 रुपीज का प्रीमियम 390 वाली का ही मिल गया, वरना जनरली किसका मिलता है 410 या 420 वाली का, ऐसे ही मिलेगा आपको 410 या 420 वाली का। ये तो हमें पास में ही डिमांड जोन मिल गया, अगर यही डिमांड जोन दूर होता, अगर हमारी रेंज और डाउन होती तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है 10 की जगह हमें 6 रुपीज प्रीमियम मिलता। अगर 6 रुपीज प्रीमियम मिलता तो 6 × 2 12 होते, और हमें कॉल ऑप्शन भी 12 का ही लेना पड़ता, फिर हमें 400 से भी अप जाना पड़ता। नहीं, ऐसा सचिन कभी भी नहीं करना कि आपको लग रहा है कि डायरेक्शन वो होगी तो आप पहले किसी ना किसी को, एंट्री और एग्जिट का रूल सेम रहेगा, और मेक श्योर आपके पास में सफिशिएंट टाइम हो टारगेट के लिए। ऐसा नहीं कि आप इसको एक्सपायरी से 2 दिन पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। ना तो इसमें कुछ मिला आपको, ये 1 रुपीज या 50 पैसे पे सेल करके क्या करेंगे, 2 लोट भी 50 पैसे के अकॉर्डिंगली 1 रुपीज के होंगे। तो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए टारगेट के लिए, और आइडियली हमें तब एंटर करना है, रूल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेन स्टॉक हिट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डिमांड जोन या फिर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम डिमांड जोन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन होना डिमांड जोन पे ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी हम डाबर के प्लान कर रहे थे, अगर डाबर लिक्विड भी होता ना, अगर यहाँ पे डाबर लिक्विड भी होता तो करंट मार्केट प्राइस पे हम एंटर नहीं हो सकते, हमें 503 का ही वेट करना पड़ेगा, 503 पे ही हमें एंटर होना। कौन कोर में तो मिल रहा है कि अभी हमें डिमांड के पास में ही है, इस वजह से हम कौन कोर में एंटर हो रहे हैं।
कि कॉनकोर ऑलमोस्ट इस डिमांड के पास में ही है, इस वजह से हम एंटर हो रहे हैं। अगर कॉनकोर भी यहाँ जा चुका होता और हम फिर देख रहे होते कि ये हमारे पास में एक नया डिमांड बना, अभी मान के चलिए मंडे को ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ तक बन जाए, तो आपको यहाँ एंटर नहीं होना, आपको एंटर फिर इस डिमांड पे होना 390 वाले पे। तो एक तो एंटर वाला रूल, इसके अलावा इंश्योर credit received is enough to buy the call option. Sufficient time for target and same expiry for both CE and PE. कॉल और पुट दोनों की सेम एक्सपायरी होगी और सफिशिएंट हमें टाइम मिलना चाहिए वहां पे। ये अग्रेसिव और ये सेट है कंजर्वेटिव का। यहाँ पे वो तो देखिए हमें जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना वैसे ही बेनिफिट होने वाला हो, उसी अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे हम 390 ले रहे हैं और यहाँ पे अगर हम 360 370 ले रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? अगर ये ब्रेकआउट कल ही हम माने 420 आता, 420 पे भी आने पे भी 51,000 का इसमें प्रॉफिट होगा। और ये मान के चलें कि नेक्स्ट 5 डेज में ये ब्रेकआउट आता, तो अच्छी बात पता है क्या है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर में टाइम वाला जो इफेक्ट है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे भी बेनिफिट कितना है, 51,000, और अगर टाइम जा रहा है ना तो टाइम जाने पे आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये किसी और स्ट्रेटेजी में आपको इतना अच्छे तरीके से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरों में तो क्या होता है कि वो ब्रेकआउट आने में अगर टाइम लग रहा है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। बट इसमें देखिए वही 51,000 50,000, अगर नवंबर के एंड में भी ब्रेकआउट आता है 420 का, नवंबर एंड में भी, तो भी हमें 50,000 प्लस प्रॉफिट मिलता है। मतलब आपके एनी हाउ 50,000 फिक्स है। अभी कुछ टाइम पहले अगस्त बेस्ट था शायद, उसके अंदर में ऑप्शन के अंदर में हमने बहुत सारी बैक टू बैक स्ट्रेटेजी प्लान की थी। अगस्त या फिर मई बैच की बात है। तो उसके बाद में एक साथ में ही पीईएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अलावा बहुत सारे और भी स्टॉक्स थे जिनके अंदर में ये हमें बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी मिली थी। और हर एक स्टॉक के अंदर में मिनिमम 50,000, किसी में 70,000, किसी में 80,000 का प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि एक बार देखिए कंसोलिडेशन के बाद में कोई स्टॉक डाउन आए हैं, होता क्या है कि ये वाली आपको अपॉर्चुनिटी मंथ में बार बार मिलती है, किसी ना किसी स्टॉक में तो बनती रहती है ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो। 10 स्टॉक तो ऐसे इजीली मिल जाते हैं जिनमें ब्रेकआउट लग रहा हो, और उन 10 के अंदर में 4 to 5 ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके अंदर में हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहे हो वो, या फिर हायर टाइम फ्रेम का उन्हें सपोर्ट हो। तो उन सब में प्लान कर सकते हैं ना, वोलेटिलिटी वाली तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और सेम मंथ के अंदर में जाना है तो वो भी कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को। अगर मैं पर्सनली बताऊं अपनी, तो इस स्ट्रेटेजी में जब जब मैंने ये प्लान करी है ना, जब जब ये मैंने प्लान करी, 80% प्लस केस के अंदर में सेम मंथ ही ब्रेकआउट आ गया, सेम मंथ ही। और रिमेनिंग 20% केस के अंदर में, रिमेनिंग 20% केस के अंदर में नेक्स्ट मंथ में ब्रेकआउट आ गया। मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में निकली है इस मंथ, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट। और अभी तक मुझे ये मैं मान के चलिए कि ब्रेकआउट ट्रेड मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं पर्सनली बहुत बार लेता ही रहता हूँ इस स्ट्रेटेजी को। तो मुझे पर्सनली इसमें कभी आज तक लॉस बुक ही नहीं करना पड़ा। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकआउट अप साइड में आएगा और वो ब्रेकआउट डाउन साइड में आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा किसी में मुझे थोड़ा सा भी डाउट है कि प्राइस डाउन भी जा सकती, तो मैं सिर्फ नेकेड लॉन्ग कॉल लेता हूं, वहां पे पुट ऑप्शन सेल ही नहीं करता। पुट ऑप्शन तो सेल करना और मतलब इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना तो तभी होगा जब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो, हमें लग रहा हो कि ये डिमांड जोन इसको होल्ड कर लेगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है,
आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट कंफर्म है, आना चाहिए इसमें, इस स्टॉक में, लेकिन अगर लोअर लेवल पे थोड़ा सा भी डाउट लग रहा कि बाई चांस अगर डाउन चला गया तो कुछ रोकने के लिए नहीं है, तो ध्यान रहे इसके अंदर में हमने अनलिमिटेड लॉस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा है। डाउन जाने पे कॉल ऑप्शन भी जीरो होगा और पुट ऑप्शन भी नीचे लॉस हो सकता है। हाँ, आप स्टॉप लॉस लेके इसको इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, बट ये एट द मनी तो होगा ही होगा ना, एट द मनी तो कुछ तो प्रीमियम होगा ही, तो कुछ ना कुछ तो लॉस हो सकता है ना इसमें, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो। इसीलिए लोअर लेवल जो है ना वो क्वालिटी का होना चाहिए। अब ध्यान रहे, मैं जो बार बार मैं बोल रहा हूं, इसका मिसयूज नहीं करना है आपको इस स्ट्रेटेजी का, क्योंकि आपको जनरली ऐसा हर एक स्टॉक में लगता रहता है, जहां पे भी थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन चला, इनिशियली नोवाइसिस ट्रेडर के साथ में प्रॉब्लम रहती है, उनको लगता है कि ब्रेकआउट आने वाला। मतलब अगर आपने 50 स्टॉक्स देखे हैं ना, तो मिनिमम 25 स्टॉक्स में आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, 50 बुलिश स्टॉक के अंदर में। उन 25 में से भी बस 4 to 5 ही आपको फिल्टर करने हैं जिनके अंदर में हायर टाइम फ्रेम का क्वालिटी का सपोर्ट हो, किसी सेक्टर का सपोर्ट मान लीजिए। और अगेन मैंने बताया, सबसे अच्छे ब्रेकआउट तो वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो पर्टिकुलर उस ट्रेड को काफी लॉन्ग टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो। लाइक अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में भी ये ब्रेकआउट आया था, इस वाले बॉटम को लेते हुए यहाँ पे ही इस डिमांड जोन के ऊपर में यही स्ट्रेटेजी प्लान की थी। सफिशिएंट टाइम था एक्सपायरी के अंदर में, 7 अक्टूबर ही तो था उस टाइम, ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। अगर आपको 40-50% आपके कैपिटल का मिल रहा है तो आप एग्जिट हो जाए ना, 40-50% कम थोड़ी ना होता है। अभी दोबारा प्लान कर सकते हैं, इस बॉटम के ऊपर में आ गई है, यहाँ पे ले और इस बॉटम का सपोर्ट लेते हुए दोबारा प्लान कर लें। 280 और 260 इसको कंसिडर करते हुए दोबारा से इसमें BFF प्लान कर सकते हैं आप लोग। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एक चीज और बताता हूं आपको आज, जो मे बी कि शायद आई डोंट नो क्लास के अंदर में मैंने बताई या नहीं बताई। प्राइस बहुत बार जो आपका EMA 20 और EMA 50 है, इन दोनों का पोर्शन, मतलब ये वाला एरिया, इससे भी रिएक्ट कर जाती है। 125 75 मिनट पे आप चेक करेंगे तो ये बहुत बार होता है, जैसे अभी दिल्ली पे हुआ है ना, वैसे 125 और 75 मिनट के डिमांड जोन पे तो ये बहुत बार होता है कि इन दोनों का, इसकी वीक को एंड पॉइंट, 50 वाले का एंड पॉइंट, दोनों पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच से भी रिएक्ट कर सकती है डिमांड जोन, भले ही डाउन साइड में क्यों ना हो। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं एंट्री मिस हो गई है तो प्रॉब्लम नहीं है, वेट कर लीजिए वापस से एंट्री का, दोनों सिचुएशन है आपके पास में। हम एक काम करते हैं, ये रही करंट मार्केट प्राइस, इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे सिर्फ इतने से को, सपोर्ट ऑलवेज लोअर लेवल ही होगा, 590 वाला। तो 590 का पुट ऑप्शन देखते हैं क्या रहा। ओके, उससे पहले यहाँ पे मैं आपको डेज वाला डिफरेंस बता रहा था कि यहाँ पे डेज की वजह से आपको लॉस क्यों नहीं हो रहा। डेज की वजह से लॉस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 420 जिस दिन भी प्राइस होगी, चाहे किसी भी दिन क्यों ना हो, उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी जनरेट हो चुकी होगी। सेकेंड चीज ये कि जब जब प्राइस अगर डेज जाते जा रहे हैं तो सिर्फ कॉल ऑप्शन ही थोड़ी ना डाउन हो रहा है, जो दो पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं वो भी तो डाउन हो रहे हैं। कॉल ऑप्शन के साथ साथ जो दो पुट ऑप्शन सेल कर रखे हैं वो भी डाउन हो रहे हैं, उनमें भी प्रीमियम डाउन हो रहा है, वो भी तो आपके लिए प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा। तो ब्रेकआउट चाहे कभी भी आए, भले ही, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट आ जाने पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, आफ्टर 10 डेज आता है तो फिर प्रॉफिट ही हाफ हो जाएगा। माइनर बस चेंजेस होंगे, हो सकता है वो चेंजेस प्लस में भी हो जाए और हो सकता है वो चेंजेस माइनस में भी हो जाए, बस इतना ही फर्क है।
और ये यहाँ पे जो हम मान के चल रहे थे कॉनकोर में, बाई चांस अगर 449 की तरफ चला गया, $96,000 का आपको प्रॉफिट होगा। और 449 कौन सा दूर है, स्टॉक को 1 डेज या 2 डेज सफिशिएंट होते जाने के लिए। एक एक दिन के अंदर में ही ऐसी कैंडल बना देते हैं स्टॉक। डाउन साइड में भी तो बनाई है ना, तो अप साइड में भी कौन सी बिग डील है। पहले देखिए बनी हुई भी है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम। कॉनकोर की हिस्ट्री करी, ये देखिए कैंडल, इस कैंडल को देख लीजिए, चाहे यहाँ पे इन कैंडल को देख लीजिए, और ये देखिए यहाँ पे, ये सेम डे ही तो गई है प्राइस। 460 से लेके सेम डे का हाई है 521 का, मतलब 60 रुपीज की मूव सेम डे ही है कॉनकोर में। उससे पहले भी तो ऐसी कैंडल बनना कोई भी बिग डील नहीं है, कॉनकोर के अंदर में बनती रहती है। तो कभी भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसी कैंडल बन सकती है। अब हम आते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे। पहले हम सीधा डायरेक्टली जाते हैं 590 के ऊपर। फाइव नाइनटी नहीं है, 600 की स्ट्राइक हमें लेनी पड़ेगी। सेल 7.6 कंबाइन प्रीमियम आ रहा है, तो 2 लोट बाई कर लेते हैं, सॉरी सेल कर देते हैं। 7.6 इंटू 2 अगेन 15 प्लस कंबाइन प्रीमियम। 15 प्लस कंबाइन प्रीमियम का मतलब 15 रुपीज का कॉल ऑप्शन हम बाई कर सकते हैं। 15 रुपीज का कॉल ऑप्शन कौन सा रहा, 740 या 760 की तरफ आप लोग जा सकते हैं। चार्ट पे देख लेते हैं कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये तो हो गई 740, और ये हो गई हमारे पास में 760। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, माइनर सा डिफरेंस है। 740 लेंगे इन द मनी है तो और भी ज्यादा बेटर है। जैसे जैसे स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर स्टॉक 800 भी पहुंचता है, एसआरटी जैसे के लिए 800 का टारगेट कोई बिग डील नहीं है, तो भी आपको 45,000 प्लस आपको बेनिफिट हो जाएगा 800 पहुंचने पे भी। और ये टाइम लगा के भी पहुंचता है तो भी देखिए आपका प्रॉफिट कोई खास कम नहीं हुआ, 39,000 40,000 तो आपको रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जो पुट ऑप्शन आपने सेल किया है उसका प्रीमियम भी कम होते जा रहा है। और यही डिमांड जोन, अभी देखिए हम कितना कंजर्वेटिव भी तो चल रहे हैं ना, हमने बिल्कुल ये बॉटम का डिमांड जोन लिया है। अगर हम इसकी जगह ये एरिया ले तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। डिमांड जोन तो है ही ना, ये प्रोक्सिमल लाइन है, ये डिस्टल लाइन है, तो डिमांड जोन तो ये भी अच्छा है। अगर हम 620 का पुट ऑप्शन सेल करें तो 11.55 इंटू में 2, मतलब कंबाइन प्रीमियम होगा 23। 23 के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा डाउन होते हैं, 720 कॉल ऑप्शन। 720 का 23 आ रहा, 720 का मतलब जस्ट बिल्कुल पास में ये कॉल ऑप्शन हमने बाई किया। इसको हटा देता हूं लाइन को, मतलब ये है आपकी एंट्री। कॉल बाई, और ये पॉइंट है पुट सेल 620 पुट सेल। एक तो बन गया ये कॉम्बिनेशन।
और कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाना, बिल्कुल परफेक्ट, तो क्या करें, वेट करें प्राइस यहां आने का 665। 665 के बाद में जब यहां पे आएगी तो यहां का छोड़िए, आप डायरेक्टली यहां का ले लीजिए फिर चाहे, फिर तो आप इसके बॉटम का लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल तो सेफ हो जाएंगे। और प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर डाउन साइड में हम ले रहे हैं यहां पे, इसके अकॉर्डिंगली तो हमने इसको डाउन कर दिया, तो इसके प्रीमियम में तो हमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। एक तो ये कि इसको डाउन किया, बिल्कुल सेफ हो गए, और एक साथ साथ में जब प्राइस डाउन आई तो डाउन आने की वजह से इसका प्रीमियम भी तो बढ़ेगा ना। अभी जो 590 या 600 हम ले रहे थे, तो 600 का प्रीमियम 7.75 के अराउंड आ रहा है, लेकिन अगर प्राइस डाउन आती है तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, मे बी वो 8 या 9 या 10 रुपीज के अराउंड आए, तो उस केस में हमें बाई करने का मौका मिलेगा 18 या 20 रुपीज के आसपास का कोई भी कॉल ऑप्शन। और जब प्राइस 665 को हिट करेगी तो 680 का ही कॉल ऑप्शन, या फिर 700, मतलब आपको 720 भी नहीं जाना पड़ेगा, हो सकता है कि 700 का ही कॉल ऑप्शन आपको मिल जाए। बीएफएफ स्ट्रेटेजी का एक पॉइंट ऑलवेज माइंड में लेके चलें, आप जितना ज्यादा डाउन साइड में एंट्री लेंगे ना, आपके लिए हर तरह से वो बेनिफिशियल होगा, हर तरह से। अगर आप एंट्री यहां जाके लेते हैं श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, तो पुट ऑप्शन का एक सफिशिएंट प्रीमियम आपको मिले, उसके लिए आपको ज्यादा अप डाउन नहीं जा सकते, आप बस यही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में आप इतना डाउन जाके तो पुट ऑप्शन लेंगे 2-3 रुपीज का ही सेल होगा वो, तो आप इससे ज्यादा डाउन नहीं जा सकेंगे। और कॉल ऑप्शन भी बाई करना तो और भी ज्यादा आउट द मनी जाना पड़ेगा। पहले जहां पे 740, 720, 760 की बात कर रहे थे, वो अभी आपको मिनिमम 800 प्लस जाना पड़ेगा। तो हर तरह से आप अग्रेसिव हैं। हो सकता है ब्रेकआउट आने के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए फिर भी, बट स्टिल आप लोग अग्रेसिव हैं। और अगर डाउन जाने पे आप ले रहे हैं, तो डाउन जाने का मतलब यह है कि एक तो आप अपना सेफ पॉइंट, जो अनलिमिटेड लॉस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर चुके हैं आप उसको, क्योंकि आप बॉटम का प्रॉपर सपोर्ट ले रहे हैं, ना तो आप यहां रिस्क ले रहे हैं, ना आप यहां रिस्क ले रहे हैं, आपने डायरेक्टली उस पूरी मूव का जो ओरिजिन है यहां से लेके यहां तक, आप उस ओरिजिन को कैच कर रहे हैं, उस ओरिजिन का आपने सपोर्ट लिया। और डाउन आने से ये ओरिजिन थोड़ा कॉस्टली भी सेल हो रहा है, वो भी अच्छा है, और ऊपर का जो कॉल ऑप्शन है वो चीप में बाई हो रहा है, वो और भी अच्छा है। अगर ब्रेकआउट आया ये जीरो और कॉल ऑप्शन 720 या 740 की जगह अगर आप 700 या 680 का लेते हैं, तो वो जल्दी इन द मनी होगा, और 800 प्लस जाने पे उसमें 100 या 120 तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, टाइम वैल्यू पोर्शन अलग है, तो वो आपके प्रॉफिट को और भी ज्यादा बूस्ट कर देगा। वो सब चीजें आपके हाथ में है कि कहां पे आपको एंट्री लेना, कहां पे क्या। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बीएफएफ प्लान करी है तो आप भी यही करें। आपको लग रहा है कि नहीं आपने, कि हो सकता है कि सर के माइंड में 5 to 7 स्टॉक हो, लेकिन मैंने तो 10 या 20 स्टॉक्स, 15-20 स्टॉक्स ढूंढ रखे हैं। मैं तो थोड़ा सा सब में ही कंजर्वेटिव चलता हूँ। 5 to 6 में तो एंट्री मिलेगी। कंजर्वेटिव चलने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रेड में मैं 40,000 बुक कर रहा हूं, तो उसी ट्रेड में आप 70 या 75,000 बुक करेंगे। कंजर्वेटिव का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होगा। अग्रेसिव में प्रॉफिट कम होगा बीएफएफ में, कंजर्वेटिव में रिस्क बिल्कुल कम है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। दो तरह से कंजर्वेटिव होते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि दो तरह से कंजर्वेटिव होने वाला सीन है। एक तो ये कि करंट मार्केट प्राइस पे हम यहां का कोई पुट ऑप्शन सेल करें और यहां का कॉल ऑप्शन बाई करें। अब हम ये सोच रहे थे कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो कंजर्वेटिव होने के लिए हमने क्या किया कि करंट मार्केट प्राइस तो रखी रखी, हम डाउन चले गए। अगर हम यहां पे डाउन जा रहे हैं ना, तो आपको यहां पे भी अप जाना पड़ेगा। अब आप कंजर्वेटिव तो हो गए, लेकिन आपने प्रॉफिट को कम कर लिया। प्रॉफिट को कम करने का मतलब ये कि अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो 780 के ऊपर जाने पे इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट होगी, तो आप कंजर्वेटिव हो गए। वापस से फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, जो अग्रेसिव थी। अब सेकेंड तरह से कंजर्वेटिव होते हैं। सेकेंड तरह से कंजर्वेटिव होने का मतलब चीजें तो वो की वही रहेंगी, मतलब डाउन तो आएंगे हम यहाँ पे,
लेकिन हम करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड ना करके हम यहां ट्रेड करेंगे। अगर हम यहां ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम यहां जा सकते हैं। ये अभी भी चीप नहीं होगा, एक्सपेंसिव रहेगा। और ये जरूर चीप हो जाएगा अगर करंट मार्केट प्राइस 693 से 665 आ गई है, तो ये चीप हो जाएगा और फिर हम यहाँ का ही कोई कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे है कंजर्वेटिव होने का इस स्ट्रेटेजी में। और बीएफएफ आपको हर एक स्टॉक्स में जगह जगह पे मिलती रहेगी। कहीं पे भी आपको लग रहा, कोई भी स्टॉक लग रहा है कि ब्रेकआउट आना चाहिए, बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, कर लीजिए, पीएफसी में प्लान कर सकते हैं, पीएफसी देख सकते हैं, आरईसी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक इस पूरी बिग ट्रेड लिस्ट के अंदर में आपको एन नंबर ऑफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अडानी पोर्ट में कर सकते हैं। ब्रेकआउट तो हम मान के ही चल रहे हैं ना, बस हमें यही तो रिस्क है ना कि प्रीमियम डाउन ना हो जाए। इस एरिया को कंसिडर करते हुए, बॉटम कंसिडर करते हुए यहां पे एंट्री ले लीजिए। अडानी पोर्ट सब कुछ तो ऊपर टेस्टेड ही है ना। टेस्टेड का मतलब यहां तक तो कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। टोरेंट पावर में प्लान कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। इस डिमांड जोन को कंसीडर करते हुए वीकली डिमांड जोन, मतलब इस बॉटम का ही ले सकते हैं सपोर्ट आप। बस अगर जब ज्यादा सेटअप मिल जाए ना, तो उन सेटअप में फिल्टर ये करें कि ट्रेड सबसे बेस्ट से बेस्ट हो। लाइक यूबीएल है, डेफिनेटली यहां से एक अप मूव आनी चाहिए, बट लोअर लेवल पे आपके पास में एक सपोर्ट यही है बस, सिर्फ ये वाला ही। वीकली पे एज ऑफ नाउ कोई क्वालिटी का नहीं है, ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। मूव मैं मान के चल रहा हूं कि यूबीएल में एक मूव आएगी, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। मंथली पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बीएफएफ छोड़ के जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी लो आ जाए तो नेकेड कॉल ऑप्शन ही प्लान करें। कोई स्टॉक लग रहा है कि बुलिश है, यहां से एक अप मूव आनी चाहिए, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट नहीं है, तो बीएफएफ को अननेसेसरी उसमें इंप्लीमेंट ना करें। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। अगर स्टॉक डाउन गया तो लोअर लेवल उसको होल्ड करे। बाकी आप इसे यूज कीजिए, आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी। हर एक स्टूडेंट्स की ये फेवरेट हो जाती है। आईबुल जैसे स्टॉक में कर सकते हैं, बट ये थोड़े से रिस्की स्टॉक हो जाते हैं आईबुल जैसे। इनके अंदर में पुट ऑप्शन वगैरह सेल करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इनके अंदर में तो नेकेड ही करें, जाएगा तो सिर्फ कॉल ऑप्शन का ही तो प्रीमियम जाएगा। बाई चांस किसी भी वजह से ये डाउन चला गया ना स्टॉक, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आईबुल जैसे ऐसे रिस्की स्टॉक के अंदर में ना करें। यस, डीएलएफ अच्छा है रचित, डीएलएफ के अंदर में आप प्लान कर सकते हैं। बीएफएफ ऑलरेडी इसके अंदर में पहले चल चुका है, डीएलएफ टेस्टेड है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, प्लान कर सकते हैं। इस लेवल को कंसिडर करते हैं 130 का या 140 का पुट ऑप्शन सेल करके देख लें, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी कॉल ऑप्शन आपको बन रहा है वो कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं डीएलएफ के अंदर में। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं एज ए ऑप्शन ट्रेडर जो हमें ध्यान में रखने हैं। इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं, हर एक स्ट्रेटेजी से और पूरी ऑप्शन की थ्योरी से रिलेटेड है वो ट्रेड ऑप्शंस। ऑप्शंस को जनरली कौन लोग ट्रेड करते हैं? बेसिकली थ्री कैटेगरी आती है। सबसे फर्स्ट, दोज हु ऑप्टेन लेवरेज व्हेन ट्रेडिंग स्टॉक डायरेक्शनली।
मतलब जनरली कौन हुए? एज ए ऑप्शन बायर। सेकेंड कैटेगरी, those who attempt to take advantage of change in implied volatility expectation, ब्रैकेट में implied volatility। ये आ गया सेकेंड कैटेगरी, जो एक्सपेक्टेशन चल रही है मार्केट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की जो कंडीशन है उसका एडवांटेज लेना जानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो आज से आप लोगों को ऑलवेज माइंड में रखनी है, दोज हु कंबाइन डायरेक्शन एंड वोलेटिलिटी। ये थर्ड कैटेगरी में हम आने वाले हैं। पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। The better you can predetermine market turning points and market moves, the lower the risk and higher the reward of your options trading will be। जितना बेटर तरीके से मार्केट में कहां से टर्निंग पॉइंट आने वाली हैं, चाहे वो कंफर्मेशन ट्रेड के थ्रू आइडेंटिफाई करें, चाहे सेक्टर एनालिसिस के थ्रू, चाहे टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू, जितना बेटर आप वो मार्केट टर्निंग पॉइंट और मूव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, उतना ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। वो मिलेंगे कैश के अंदर में। अब उन्हें कैसे आपको काम में लेना है, आपका एम होना चाहिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई प्रोबेबिलिटी एज। ऐसे ट्रेड सेटअप पे फोकस करना, लो रिस्क हो, हाई रिवॉर्ड हो और हाई प्रोबेबिलिटी हो। और ये किससे मिलेगा? डिमांड एंड सप्लाई प्लस टॉप डाउन अप्रोच प्लस प्राइस एक्शन, और इसके साथ में आपको मिक्स करना है ऑप्शंस। तब जाके आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा ट्रस्ट में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे आपको शॉर्टकट मिल जाए कि आप पैसा बना ले। ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, चाहे कैश ट्रेडिंग हो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, चाहे इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, किसी में भी करें आप, डिमांड जोन सप्लाई जोन, डिमांड जोन सप्लाई जोन की क्वालिटी, कि कौन सा डिमांड जोन कौन सा सप्लाई जोन क्वालिटी का। बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पहले ही बताता हूँ 18 या 19 के आसपास, कि कोई 18 या 19 क्लास के आसपास में मुझसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड डिमांड जोन एंड गुड सप्लाई जोन, तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हमें 2 लेग आउट कैंडल चाहिए, कि मिनिमम 2 लेग आउट कैंडल है तो फिर वो हमारे लिए एक अच्छा जोन है, इस टाइप का। हम ये कहे बेस कैंडल कम है तो वो हमारे लिए अच्छा जोन है। हमारे पास में अगर एक लेग आउट है लेकिन वो ऐसी है, तो इससे भी ज्यादा अच्छी हुई ना।
तो भले ही 6 आउट ऑफ 7 हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में एक नॉर्मल लेगआउट है। अब ये नॉर्मल लेगआउट जो है, इसको सेक्टर का सपोर्ट है, इनको सेक्टर का सपोर्ट नहीं है। तो भले ही ये 5 आउट ऑफ 7 हो, ये डिमांड जोन इन सबसे अच्छा है। हम इसी नॉर्मल लेगआउट की माने और इसकी माने कि दोनों के सेक्टर का सपोर्ट है, दोनों में कौन सा अच्छा है। अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है और इसकी क्लोजिंग अच्छी है, तो ये अच्छा जोन है। तो क्लोजिंग, सेक्टर, स्ट्रेंथ और वही लेवल अगर बॉटम का है, बॉटम के बाद में चाहे एक नॉर्मल ही लेगआउट क्यों ना हो, और चाहे फिर उसके बाद में प्राइस कैसे भी डिवाइड होके ऊपर गई हो, बेस कैंडल के थ्रू, फिर लेगआउट कैंडल, फिर बेस कैंडल, फिर लेगआउट कैंडल, और इस टाइप से मूव ऊपर गई है, तो भी अगर वो बॉटम का एरिया, तो वो बहुत पावरफुल है। तो गुड क्वालिटी डिमांड जोन और सप्लाई जोन सिर्फ कुछ एक नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है कि आपने आरबीडी पढ़ लिया, आपने आरबीआर पढ़ लिया, आपने डीबीआर पढ़ लिया, आपने डीबीडी पढ़ लिया। इन 4 पैटर्न के ऊपर में ही काम नहीं करेंगे। इन पैटर्न से हटके भी आप लोगों को देखना है कि क्वालिटी का डिमांड जोन के अंदर में क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर 2 लेगआउट कैंडल हैं, चाहे 3 क्यों ना हो, लेकिन वो है ही बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, तो वो किसी भी काम की नहीं है। उससे बेटर एक लेगआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग हो। पहले ट्रेडिंग इन द जोन पे जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। हर क्लास में मैं कहता हूं मत जल्दी कीजिए ऑप्शन की क्लास लेने की। ऐसा नहीं कि ऑप्शन की क्लास लेते ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन की क्लास का प्रॉफिट उन्हीं को स्टार्ट होगा जिन्होंने चार्ट को बहुत ज्यादा टाइम से टाइम दे रहे हैं, वो काफी लॉन्ग टाइम से उस चार्ट को रीड कर रहे हैं, कैंडल्स को पहचान रहे हैं, सब कुछ उनके आंखों के सामने होते हुए आ रहा है लास्ट 6 मंथ से, कि कहां कहां पे स्टॉक के अंदर में ब्रेकआउट आ सकता है, कब कब स्टॉक्स में कैसी कैंडल बनती हैं, कौन कौन से टाइप के डिमांड जोन चलते हैं। जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाए ना, उसके बाद में ही ऑप्शन की वोलेटिलिटी को यूज करते हुए ही स्ट्रेटेजी प्लान होगी। बाकी नॉर्मल चाहे आप एन नंबर ऑफ, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी सिलेबस पढ़ लीजिए, मैं आपको इसी सिलेबस को और बढ़ाने के लिए फालतू के 1000 चीजें और पढ़ा सकता हूँ। बट वो कुछ नहीं, बस थ्योरी को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि हाँ कुछ ज्यादा थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है। पैसा इन्हीं से बनेगा जो मैंने आपको बताया, जो सेकंड थर्ड क्लास में इंपॉर्टेंट बताया था कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कंसेप्ट। किसी ऑप्शन को लॉन्ग कर रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली इंट्रिंसिक वैल्यू या तो हो या जनरेट होने वाली हो। लो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे बाई, हाई पे सेल, डेल्टा थीटा वेगा अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे। अगर ऑप्शन बाई करते टाइम दूर की एक्सपायरी लेना, एट द मनी लेना, ऑप्शन सेल करते टाइम आउट द मनी लेना, पास की एक्सपायरी लेना, और बस वोलेटिलिटी के साथ में इसको काम में लेना। अगर ब्रेकआउट आ गया स्टॉक के अंदर में, अमोल बुक करना प्रॉफिट। नहीं, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन आपके पास में नहीं है, कि प्राइस के अंदर में कुछ भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, स्कैल्पिंग बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे होती है, जिसका डेली, वीकली, मंथली, तो आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कि बुलिश या बेरिश का। आपको लग रहा है कि प्राइस एक
ऐसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर नहीं आ रही है कि यहां से वो सब कुछ ब्रीच कर देगी, तो उस बीच में स्मॉल स्मॉल 75 मिनट की कैंडल, उन 75 मिनट में 5 मिनट की कैंडल, और वहां पे सिंगल 1 मिनट की कैंडल भी काम करती है। मैं 1 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड ले लेता हूँ, चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई अदर स्टॉक हो, सिर्फ 1 मिनट की कैंडल पे, चाहे स्टॉप लॉस वहां पे 30-40 पैसे का ही क्यों ना हो। इस डिमांड जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कैल्पिंग लेने के लिए। और इमीडिएटली जैसे इस डिमांड जोन को बैंक निफ्टी हिट करती है ना, हिट करने के बाद में ये जो इमीडिएटली मूव है ना, आप इन द मनी बाई करें। यहाँ पे 23,600 है तो 23,500 का कॉल ऑप्शन या फिर उससे भी लोअर कॉल ऑप्शन आप बाई करें। इमीडिएटली जैसे बैंक निफ्टी आपके डायरेक्शन में जाएगी, जो भी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट हो रही है वो आपका प्रॉफिट है। वो आपको 30, 40, 50 कितना भी दे सकती है। अगर इसके अंदर में गैप है, क्वालिटी का है, तो आपको उस स्कैल्पिंग में एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इसके अंदर में गैप नहीं होता, नॉर्मल क्वालिटी का होता, तो सिर्फ जस्ट 20, 15 या 25 इतना रुपीज के प्रीमियम में मूव आना, एग्जिट होना। कभी भी स्कैल्पिंग के अंदर में हम उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते नेक्स्ट डे के लिए। और कोई भी ऐसे इवेंट की जहां से आपको लगे कि अभी अचानक से वोलेटिलिटी की, आप तो ट्रेड लें और नेक्स्ट 5 मिनट में ही वोलेटिलिटी डाउन आ जाती है, उस टाइम भी हमें अवॉइड करना होता है। और ऐसे न्यूज, ऐसे इवेंट, इन सब का आइडिया हमें तभी लगता है जब हम इन सब चीजों को बहुत लॉन्ग टाइम से ट्रैक कर रहे हो, कि कैसी कैसी 75 मिनट पे बैंक निफ्टी की कैंडल बनती है, कब कब ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ऐसी बनती है और वो क्या क्या खत्म कर सकती है। यहाँ कोई गार्बेज नहीं है, प्रॉपर लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे भी स्कैल्पिंग लूंगा। ये पूरा देखिए गार्बेज एरिया, टोटल गार्बेज एरिया, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं ले सकते। सेकेंड चीज, रेड कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए, रेड कैंडल आई, चली है नो डाउट, कहां से चली है, इस वाले डिमांड जोन से। बट ये आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ले रहे हैं। यहां से लेके अगर यहां तक डाउन आ गए ना, तो उस केस में तो आपकी स्कैल्पिंग को आपको एग्जिट ही करना पड़ जाएगा। आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि यहां से यहां तक का आप वेट करें। बाकी प्राइस देखिए, इसके अंदर में जो विंडो गैप है ना, इस विंडो गैप से भी चली है। क्यों? बिकॉज क्लोजिंग अच्छी है इस लेवल की। और यहां से प्राइस डाउन क्यों आई है, यहां से प्राइस डाउन क्यों आई है? सप्लाई जोन था ना स्ट्रॉन्ग, जो लास्ट जिस दिन मैंने मैसेज डाला था कि टाइम से सब कुछ बुक कर लेना, यहां पे ये क्वालिटी का सप्लाई जोन, जहां से प्राइस अच्छी खासी मूव आई, बहुत ऊपर गई, और इस पॉइंट से अचानक से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आना, नेक्स्ट डे गैप डाउन और बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनना, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर है। और इस सेलिंग प्रेशर से ही प्राइस हिट होकर डाउन आई, और इस ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन से 75 मिनट के ऊपर में एक अच्छा जोन बना था, वहीं से ये प्राइस डाउन आई है। तो जब प्राइस ऐसे डाउन आ रही हो ना, तो ऐसे में कभी स्कैल्प नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर इसने अचीव किया है, दिखाया अपना अचीवमेंट कि इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर में क्लोजिंग दी है, तो इस विंडो गैप से भी चलेगी प्राइस, यहां से भी कल प्राइस चली है। बट यहां से आप कभी ये ना सोचें स्कैल्पिंग के अंदर में कि यहां से एंजॉय करेंगे रैली को यहां तक, वो स्कैल्पिंग नहीं, फिर ट्रेडिंग आ जाएगी। स्कैल्पिंग अलग है, ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है, सब चीजों में अलग डिफरेंस है। क्लास में मैं बताता हूँ, पहले MIT WIT ट्रेड पे फोकस करें, फिर DIT HIT पे आए, और DIT HIT के बाद का लेवल है स्कैल्पिंग। तो यहीं रहेगी आशुतोष, कहीं नहीं जाने वाली। जो कल मैंने आपको बताया था यहीं रहेगी। 200 300 पॉइंट डाउन, 200 300 पॉइंट अप, ना तो यहाँ से कुछ ऑल टाइम हाई और ना कुछ ऐसा कि यहाँ से एक अच्छा खासा बॉटम पे चली जाए वापस से। सबसे बेस्ट है बी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि वो पर्टिकुलर अलग सेक्टर के साथ में चल रहे हैं, इसमें सारे सेक्टर मिक्स हैं। क्योंकि कोई सेक्टर डिमांड पे जा रहा है, कोई सप्लाई पे जा रहा है, डिमांड वाला भी चल रहा है, सप्लाई वाला भी चल रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, बट निफ्टी के अंदर में दोनों की वेटेज की वजह से निफ्टी वहीं की वहीं है।
ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, आप कल तक की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसका अमित चार्ट देख लें आप। एक बार सारी रिकॉर्डिंग देखें शशि भूषण। आई मीन समरी बताने से भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि समरी तो मैंने अभी जैसे शॉर्ट में बताया कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। एक बार सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखें पूरी। एक बार वो रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाए ना, तब उसके बाद में अपन दोबारा से बात करेंगे। आप अक्षय को कॉल कर लें, आपको प्रॉपरली पूरी समरी समझा दी जाएगी, और वो आपको समरी समझ में भी तभी आएगी जब आप एक बार रिकॉर्डिंग देख चुके होंगे सारी क्लासेस की। नोट्स में सेंड करूंगा अभी, एक बार वो नोट्स भी देख लें। यस, आफ्टर रिकॉर्डिंग। मिनिमम 3 मंथ्स तक रहेंगे। रिकॉर्डिंग जो है मिनिमम 3 मंथ्स तक सर्वर पे रहेंगी। जब अमित कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं ना, तो प्रीमियम से आइडिया लग जाता है कि वोलेटिलिटी बढ़ी है। डेफिनेटली प्रवीण, नो प्रॉब्लम, दिसंबर एंड तक रिकॉर्डिंग रहेंगी। यस, मैं उसको डेफिनेटली, इसलिए तो आपको मेंटर प्रोवाइड किए हैं अक्षय सर। कोई भी डाउट है किसी भी टाइप से, आप कभी भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और उसकी कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं है कि 3 मंथ तक ही अप्रोच कर सकते हैं। फ्यूचर में भी कोई भी डाउट है, कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। सेंट ट्राइडेंट तो आई थिंक 6 to 7 रुपीज के अराउंड का शेयर है। पहले 60 रुपीज के आसपास हुआ करता था, फिर उसको स्प्लिट कर दिया था 1:10 के अंदर में। मैं नहीं जनरली ट्रैक करता ऐसे स्टॉक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइज, आज की क्लास का टाइमिंग ये रखने के लिए। बिकॉज नवंबर में मेरी शादी है, उस वजह से ही क्लास का टाइमिंग स्टार्टिंग के अंदर में 4 to 6 के अराउंड रखा था।
सोचा थोड़ा बहुत खुद के लिए कभी कभी टाइम निकाल के कपड़े वपड़े खरीद लेने चाहिए। बट 90% लोगों को यही टाइमिंग पसंद था, तो 8 PM to 10 PM ही करना पड़ा। बट आज सैटरडे था और सैटरडे संडे सच में मुझे जाना था, उस वजह से आज का ये टाइमिंग रखा। यस, मेरी और सूरज दोनों के साथ में है। डोंट वरी रमेश, दोनों के दोनों चैनल है वो लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। जो दोनों ग्रुप हैं, ट्रेडिंग इन द जोन और ऑप्शन वाले, वो दोनों लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। डेफिनेटली कर सकते हैं। यूबीएल भी बुलिश है, अडानी पोर्ट भी बुलिश है, दोनों को बाई कर सकते हैं। यस प्रवीण, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। लाइक वो मेरे मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बोलता है, उसके मम्मी पापा को मैं भी मम्मी पापा ही बोलता हूँ। यस डेफिनेटली, यू ऑल आर इनवाइटेड। टाटा पावर को 15% नहीं, टाटा पावर को तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 80+ टारगेट तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। रमेश, प्रॉब्लम ये है कि मेरा नंबर जो है वो पब्लिक हो रखा है, उसमें दिन भर में मिनिमम 500 to 600 कॉल आते हैं, तो मैं वहां पे कॉल अटेंड नहीं करता। आप कभी भी अक्षय सर को कॉल करें, वो नंबर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए। अगर हाँ फिर भी आपको अगर कोई बात करनी, तो आप अक्षय सर को बोल दें, मुझसे बात करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, आप सूरज को कॉल कर सकते हैं। सूरज का नंबर पब्लिक नहीं है। ओके, सो ऑलराइट एवरीवन, टाइम टू लीव। Thank you so much for your time. I wish you all a very, very happy trading journey again. Trade well, trade safe. Take care of yourself and your family too. Till then, have a good day. Take care and bye.